मैं एक पुलिस वाला था। मेरा नाम केशव है। मेरी उम्र उस समय 26 साल थी। नौकरी की वजह से मुझे अक्सर अलग-अलग इलाकों में जाना पड़ता था। कभी शहर तो कभी गांव, तो कभी जंगलों के पास भी मेरी ड्यूटी लग जाती थी। एक दिन की बात है, बारिश बहुत तेज हो रही थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। हवा इतनी तेज चल रही थी कि जीप को संभालना मुश्किल हो रहा था। मैं ड्यूटी खत्म करके वापस अपने क्वार्टर की तरफ जा रहा था कि तभी मेरी नज़र सड़क के किनारे पड़ी। एक औरत पर गई। वह बिल्कुल अकेली थी। सड़क सुनसान थी। बारिश की वजह से कोई भी बाहर नहीं था। वह औरत भीगी हुई हालत में जमीन पर बैठी कांप रही थी। उसकी साड़ी पूरी तरह से गीली हो चुकी थी और शरीर से चिपक गई थी। उसके चेहरे पर थकान और कमजोरी साफ दिख रही थी। मैं पुलिस में था, इसलिए कोई तरह के हालात देख चुका था, लेकिन उस औरत की हालत देखकर मेरा दिल अजीब तरह से भारी हो गया। मैंने जीप रोकी और उतरकर उसके पास गया और उससे पूछा कि वह इस बारिश में यहाँ क्यों बैठी है, क्या उसे कहीं जाना है या कोई मदद चाहिए। लेकिन वह बहुत कमज़ोर थी, बोल भी नहीं पा रही थी। जब मैंने उसके कंधे को छुआ तो महसूस हुआ कि उसका शरीर तो बहुत तेज़ बुखार से जल रहा है। वह ठीक से उठ भी नहीं पा रही थी। उस पल मेरे अंदर पुलिस वाला कम और इंसान ज़्यादा जाग गया। मैंने उसे सहारा दिया और किसी तरह जीप में बैठाया और उसे अपने घर ले आया। रास्ते भर वह चुप रही, सिर्फ गहरी सांसें ले रही थी, जैसे हर सांस उसके लिए बोझ बन गई हो। घर पहुंचकर मैंने उसे सूखे कपड़े दिए और कहा कि वह कपड़े बदल ले। फिर मैंने उसे पानी दिया और बुखार की दवा भी मुझे लगाना था कि उसने कोई वक्त से खाना नहीं खाया होगा, इसलिए जो भी घर में सादा खाना था वही मैंने उसके सामने रख दिया। उसने बहुत धीरे धीरे खाना खाया, जैसे शरीर में बिल्कुल ताकत ना हो। खाना खाने के बाद उसने दवा ली और कहा कि अब वह चली जाएगी क्योंकि उसने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। लेकिन मैंने उसे रोक लिया और कहा कि इतनी हालात में बाहर जाना ठीक नहीं है। वह रात यहीं रुक जाए, सुबह मैं उसे उसके घर छोड़ दूंगा। वह मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे उसे भरोसा नहीं हो रहा हो। शायद उसे डर भी लग रहा था। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि वह सुरक्षित है और मैं पुलिस में हूँ, इसलिए उसे किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। आखिरकार वह मान गई और दूसरे कमरे में जाकर सो गई। लेकिन मैं उस रात बिल्कुल नहीं सो पाया। मेरे दिमाग में वही औरत घूमती रही। उसका चेहरा बहुत झुर्रियों से भरा हुआ था। आंखों में अजीब सी बुझी हुई चमक थी, जैसे जिंदगी ने उससे सब कुछ छीन लिया हो। मैं सोच रहा था कि आखिर वह कौन है, कहाँ से आई है और इतनी बीमार हालत में सड़क के किनारे क्यों बैठी थी। अगली सुबह जब बारिश कम हुई तो मैं उसे उसके घर छोड़ने के लिए निकला। रास्ते में उसने बताया कि उसका नाम विमला है, लेकिन उसके अलावा उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उसका घर गांव के एक कोने में था। मिट्टी और खपड़े से बनी एक बहुत पुरानी झोपड़ी, जैसे बस गिरने ही वाली हो। उसने मुझे अंदर बैठने को कहा और मेरे लिए चाय बनाई। चाय में उसने गुड़ डाला था। उसके हाथों की बनी चाय पीकर मुझे अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। झोपड़ी के बाहर 2 बकरियां बंधी हुई थी और कुछ मुर्गियां भी थी। शायद वही उसकी रोजी रोटी का सहारा थी। मैं वहां से लौट आया, लेकिन उसके बाद भी मेरा मन बार बार उसी की तरफ खींचता रहा। अगले कुछ दिनों में जब भी उस रास्ते से गुजरता तो मैं उसे कभी बकरियों के साथ काम करते हुए देखता, तो कभी झोपड़ी के पास चुपचाप बैठी हुई। बारिश का मौसम चल रहा था। एक दिन बहुत तेज तूफान आया। कई जगह पेड़ गिर गए, कच्चे घर टूट गए। तभी मुझे अचानक ख्याल आया कि विमला तो बहुत कमजोर झोपड़ी में रहती है ना, जाने उसका क्या हाल हुआ होगा। मैं बिना देर किए उसके घर पहुंचा तो देखा कि उसकी झोपड़ी काफी हद तक टूट चुका था और वह अकेली मिट्टी उठाकर उसे ठीक करने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन फिर भी वह चुपचाप काम में लगी हुई थी। मुझे उस पर बहुत दया आ गई और मैंने उसकी मदद शुरू कर दी। उसने मना किया, लेकिन मैंने नहीं सुना। जब काम खत्म हुआ तो वह बहुत थकी हुई लग रही थी। उसने मेरे लिए फिर से चाय बनाई। हम दोनों चुपचाप चाय पी रहे थे कि तभी न जाने मेरे मुंह से कैसे निकल गया कि क्या उसकी कोई अधूरी इच्छा है जो वह पूरी करना चाहती है, लेकिन कर नहीं पा रही है। वह कुछ देर चुप रही, फिर उसने कहा कि वह तीर्थ यात्रा करना चाहती है, लेकिन उसका कोई अपना नहीं जो उसे वहां ले जा सके।
उसके पति की मौत बहुत पहले हो चुकी है, उसका बच्चा भी पैदा होने से पहले ही चला गया और अब दुनिया में उसका कोई नहीं बचा है। उसकी आवाज़ में एक ऐसा दर्द था कि मेरे सीने में कुछ टूट सा गया। मैं उस दिन वहाँ से चला गया, लेकिन उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहे। उस दिन मैं विमला के घर से चला तो ज़रूर गया था, लेकिन उसका चेहरा, उसकी आवाज़ और उसके शब्द मेरे दिमाग में अटक गए थे। बार बार वही ख्याल आता था कि एक औरत जिसने ज़िंदगी में इतना कुछ खो दिया हो, उसके लिए एक छोटी सी इच्छा भी कितनी बड़ी बन जाती है। मैं ड्यूटी पर रहता था, लेकिन ध्यान कहीं और ही भटका रहता था। कई बार खुद से सवाल करता कि आखिर मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ, वह मेरी कौन सी लगती है। लेकिन दिल था कि मान ही नहीं रहा था। हर बार जब बारिश होती तो मुझे वही दिन याद आ जाता जब वह सड़क किनारे बीमार हालत में मिली थी। कुछ दिन बीते, मैं फिर उसके घर गया। वह मुझे देखकर थोड़ी घबरा गई, जैसे उसने उम्मीद ही ना हो कि मैं दोबारा आऊँगा। मैंने उससे हाल पूछा। वह बोली, अब पहले से ठीक हूँ, लेकिन कमज़ोरी अभी भी है। उसके चेहरे पर वही झुर्रियाँ बुझी हुई आंखें थीं, लेकिन अब मुझे उनमें एक अजीब सा अपनापन नजर आने लगा था। हम थोड़ी देर बात करते रहे, तभी मैंने उससे गांव के बारे में पूछा, तो उसने धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी बता दी। कैसे शादी के बाद उसका पति चल बसा, कैसे गांव वालों ने उसे ताने मारे, कैसे जब वह माँ बनने वाली थी तब भी लोगों ने उस पर उंगलियां उठाई, और फिर जब बच्चा भी चला गया तो वह पूरी तरह टूट गई थी। उसने कहा कि उस दिन के बाद उसने जीना ही छोड़ दिया था, बस सांस चल रही थी, जिंदगी नहीं। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। मेरे पास उसे दिलासा देने के लिए कोई शब्द भी नहीं थे। कुछ देर बाद मैं वहां से लौट आया, लेकिन उसी रात मेरे मन में एक अजीब सा ख्याल आया। पहले तो मैंने खुद को डांटा कि मैं क्या सोच रही हूँ, लेकिन फिर वही ख्याल बार बार लौटने लगा कि अगर मैं उससे शादी कर लूँ तो वह तीर्थ यात्रा भी कर सकेगी और उसकी सबसे बड़ी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, और बाद में मैं उसे आज़ाद कर सकता हूँ। यह सोच मुझे अजीब सी लगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यही एक रास्ता नज़र आ रहा था। अगले दिन मैं फिर उसके घर गया और उसके सामने अपनी बात रख दी। मेरी बात सुनकर वह पूरी तरह सन्न रह गई। वह बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? यह कैसे हो सकता है? मैंने उसे समझाया कि यह सिर्फ एक समझौता होगा, एक मदद होगी, और यात्रा के बाद मैं उसे तलाक दे दूंगा और वह अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकेगी। वह बहुत देर तक चुप रही। उसकी आंखों में डर भी था और हैरानी भी और उम्मीद भी। उसने कहा कि वह इतना बड़ा फैसला तुरंत नहीं कर सकती, उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए। मैं बिना कुछ कहे वहां से लौट आया। अगले 2-3 दिन मुझे लगा जैसे समय बहुत धीरे चल रहा हो। मैं हर पल यही सोचता रहा कि वह मानेगी या नहीं। आखिर चौथे दिन जब मैं उसके घर गया तो उसने कहा कि उसने बहुत सोच लिया है और वह मेरी बात मानने को भी तैयार है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में अब खोने को कुछ भी नहीं बचा है और तीर्थ यात्रा ही उसकी आखिरी इच्छा है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसने कोई भारी बोझ उतार दिया हो। हमने बिना किसी शोर शराबे के कोर्ट मैरिज कर ली। मेरे कुछ साथी भी आए थे। वे सब हैरान थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं पूछा। शादी के बाद हम तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। सफ़र लंबा था, लेकिन उस दौरान विमला का चेहरा पहली बार इतना शांत और खुश नजर आ रहा था, जैसे वह अंदर से जी उठी हो। वह हर जगह बड़े ध्यान से दर्शन करती, हर पल को जैसे दिल में समेट लेना चाहती हो। मुझे देखकर कई बार मुस्कुरा देती और उस मुस्कान में वर्षों बाद आई खुशी साफ नजर आती थी। यात्रा पूरी करके हम वापस लौट आए। मैंने उसे उसकी झोपड़ी तक छोड़ दिया और कुछ दिन बाद उससे तलाक की बात करने पहुंचा, लेकिन मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा उतर गया। उसने कहा कि तलाक की कोई ज़रूरत नहीं है, वह मुझसे कुछ नहीं मांगेगी, न मेरा हक न मेरा साथ। बस यह रिश्ता कागजों में ही रहने दें, ताकि वह समाज की नज़र में अकेली न रहे। उसकी हालत देखकर मेरे अंदर अजीब सी दुविधा पैदा हो गई और मैंने तलाक नहीं दिया। कुछ समय बाद मेरा ट्रांसफ़र दूसरे शहर हो गया और मैं अपनी नौकरी और ज़िंदगी में व्यस्त हो गया। धीरे धीरे विमला मेरे ख्यालों से भी दूर होती चली गई। साल बीतते चले गए। करीब 6 साल बीत चुके थे। मेरी ज़िंदगी अपनी रफ्तार में चल रही थी। नई जगह, नई जिम्मेदारियां, नए लोग, सब कुछ बदल चुका था। एक दिन अचानक मेरा पुराना दोस्त रवि मेरे ही थाने में ट्रांसफ़र होकर आ गया। बातचीत के दौरान उसने हंसते हुए पूछा, केशव, तेरी पत्नी कैसी है? उसकी बात सुनते ही मेरे दिमाग में जैसे कोई बंद दरवाज़ा अचानक खुल गया। विमला का नाम मैंने इतने सालों में एक बार भी नहीं लिया था, ना ही उसकी कोई खबर ली थी। मुझे खुद पर हैरानी हुई कि मैं इतना लापरवाह कैसे हो गया। उस रात मुझे नींद नहीं आई और सुबह होते ही मैंने फैसला कर लिया कि मैं उससे मिलने जाऊंगा।
मैं ट्रेन से गांव की तरफ निकला। रात भर सफ़र के बाद सुबह उसके गांव पहुंचा। दिल तेजी से धड़क रहा था। झोपड़ी के सामने खड़ा होकर मैंने दरवाज़ा खड़खड़ाया। कुछ पल बाद दरवाज़ा खुला। सामने जो खड़ी थी उसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरे सामने एक बिल्कुल अलग औरत खड़ी थी, स्वस्थ, आत्मविश्वास से भरी, साफ चेहरे पर अजीब सी चमक, आंखों में रोशनी और चेहरे पर मुस्कान। मैं हकलाते हुए बोला, मैं विमला से मिलने आया हूँ। वह हल्के से मुस्कुराई और बोली, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं ही विमला हूँ। उसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी और मेरे भीतर कुछ टूट सा गया। वही औरत जिसे मैंने बीमार, कमज़ोर, टूटा हुआ देखा था, आज मेरे सामने बिल्कुल बदली हुई खड़ी थी। उसने मुझे अंदर बैठाया और धीरे धीरे सब कुछ बदलता आया कि तीर्थ यात्रा के बाद उसके भीतर जीने की इच्छा लौट आई। उसने इलाज करवाया, खुद पर ध्यान दिया, समय लगा, लेकिन वह ठीक हो गई। उसने कहा कि जब उसे पता था कि दुनिया में कोई उसका नहीं है, तब भी वह इस रिश्ते को दिल से निभाती रही, क्योंकि इस रिश्ते ने उसे फिर से इंसान बना दिया। उसकी बातें सुनकर मेरे अंदर पछतावा भी था और शर्म भी और एक नई भावना भी। मैं समझ गया था कि यह वही औरत है जिसे मैंने पहले सिर्फ मजबूरी समझा था, लेकिन आज वह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी थी। मैंने उससे कहा कि अगर वह चाहे तो मैं अब इस रिश्ते को सच में निभाना चाहता हूँ, उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी में पूरी इज्जत के साथ जगह देना चाहता हूँ। वह कुछ पल चुप रही और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि उसने हमेशा इसी पल का इंतज़ार किया था। हम दोनों को एक साथ शहर लौट आए। मैंने अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया। शुरू में वे हैरान हुए, लेकिन जब उन्होंने विमला को देखा, उसकी सादगी, उसका धैर्य और उसका स्वभाव देखा, तो उन्होंने उसे अपना लिया। आज मेरी ज़िंदगी में वह औरत है जिसे कभी समाज ने अपशगुनी कहा था, लेकिन उसी औरत ने मुझे रिश्तों की असली कीमत सिखाई। मैंने यह समझा कि इंसान का असली चेहरा हालात नहीं बल्कि वक्त बदलने पर सामने आता है। और कभी कभी भगवान किसी को हमारी ज़िंदगी में इसलिए भेजता है ताकि हमें इंसान बनाया जा सके। यहीं पर मेरी कहानी ख़त्म होती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये छोटी सी कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ।